हाय गाइस, वेलकम टू रुचिताज टेल्स। आज मैं ला रही हूँ आपके लिए जाने माने लेखक विवेक मिश्र की कहानी घड़ा। घड़ा कहानी नवजात कन्याओं की हत्या पर आधारित कहानी है। भारत के कई हिस्सों में यह कुप्रथा फैली हुई थी। हालांकि अब इस कुप्रथा का पतन हो रहा है। आइए सुनते हैं कहानी घड़ा। विशाल उठकर बिस्तर पर बैठ गए थे। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, जैसे उन्होंने कोई भयावह सपना देख लिया हो। वह तेजी से बेडरूम से निकलकर ड्राइंग रूम में आ गए। शीतल फोन पर बात करने में व्यस्त थी। विशाल ने कमरे के कोने में रखे घड़े को उठाया और लॉन में आ गए। शीतल भी पीछे पीछे बाहर आ गई। वह कुछ कह पाती तब तक विशाल ने उस बड़े राजस्थानी घड़े को, जिस पर चटक रंगों से फूल, पत्तियां और बेल बूटे बने थे, जमीन पर जोर से दे मारा। विशाल हाँफ रहे थे और शीतल उनकी बांह पकड़े हतप्रत खड़ी थी। घड़े के छोटे छोटे टुकड़े लॉन में बिखर गए थे। आज जब विशाल घर लौटे तब वो बहुत खुश थे और शीतल का हाल जानने के लिए उत्सुक लग रहे थे। घर आते ही पूछा था, क्या कहा डॉक्टर ने? कैसा है बेबी? सब नॉर्मल तो है ना? शीतल ने आश्वस्ति के भाव चेहरे पर लाते हुए कहा था, हाँ सब ठीक है। वजन, ब्लड प्रेशर, आज अल्ट्रासाउंड भी करवाया। सचमुच विशाल, कैसा विचित्र अनुभव है अपने ही भीतर पलते बच्चे की तस्वीर स्क्रीन पर देखना। उसके छोटे छोटे हाथ, पैर तो ऐसे चल रहे थे जैसे उसे मालूम हो कि हम उसे देख रहे हैं। कितना अजीब लगता है अपने ही भीतर एक और दिल को धड़कते हुए देखना। मैं तो अपने आंसू ही नहीं रोक सकी। बस अब मैं उसे देखना चाहती हूँ। विशाल ने शीतल को बीच में ही रोककर पूछा, कोई समस्या तो नहीं है? काश मैं भी तुम्हारे साथ चल पाता। एनीवे, फाइनली क्या कहा डॉक्टर ने? शीतल ने कहा, डॉक्टर ने कहा है कि बेबी बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखना है। मौसम बदल रहा है ना, और मेरा गला भी कुछ ठीक नहीं रहता, इसलिए ठंडी चीजें खाने और फ्रिज का पानी पीने के लिए मना किया है। शीतल ने कमरे के कोने में रखे हुए एक नए राजस्थानी घड़े की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, हॉस्पिटल से लौटते हुए मैं यह घड़ा भी ले आई। अब इसी का पानी पीऊंगी। विशाल की दृष्टि घड़े पर पड़ते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी आंखों में कुछ चुभ रहा हो। कमरे के कोने में रखे मिट्टी के घड़े पर कच्चे पर चटक रंग से फूल, पत्तियां बनी थी। शीतल ने विशाल की ओर देखते हुए पूछा, सुंदर है ना? विशाल ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ शीतल की ओर देखा, एक बार घड़े की ओर देखा और बेडरूम की ओर बढ़ गए। उनके पीछे शीतल भी आ गई। शीतल ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? विशाल ने थोड़ा रुक कर उत्तर दिया, तुम भी कमाल करती हो। आजकल पानी पीने के लिए कौन घर में घड़ा रखता है, वो भी इतना बड़ा? फ्रिज का पानी नहीं था तो एक छोटी सी सुराही ले आती। हटाओ इसे वहां से। शीतल विशाल को देखती रह गई। बच्चे के जन्म का उन्हें शीतल से भी अधिक बेसब्री से इंतजार था, पर आज अचानक एक घड़े को लेकर विशाल का इस तरह का गुस्सा होना, शीतल को कुछ समझ नहीं आया। विशाल कपड़े बदलकर बेडरूम में ही लेट गए। उन्हें भी इस तरह शीतल से बोलना अच्छा नहीं लगा था, पर वह घड़ा उनकी आंखों में अभी भी चुप रहा था। वह उन्हें बार बार एक ऐसे कुएं की ओर खींचे ले जा रहा था जिसकी गहराइयों में झिलमिलाते पानी पर उन्हें ऐसा ही राजस्थानी घड़ा दिखाई देता। वह उस गहरे कुएं के गंदले पानी की सतह पर ऐसे हिलते डुलते हुए तैरता जैसे खुद को डूबने से बचाना चाहता हो। पर धीरे धीरे उसमें पानी भरने लगता और उस घड़े से हाँफती, छटपटाती, बुलबुले बनाती हवा बाहर निकलती।
घड़ा हार जाता और आखिर में वह पानी में डूब जाता है। विशाल उस घड़े को, उस कुएं को, उस शाम को भूल जाना चाहते थे जिस शाम वह राजस्थान में अपने गांव ढांढेशा में अपनी हवेली के बरामदे में बड़ी बेचैनी से टहल रहे थे। भीतर के एक कमरे से किसी औरत के रोने चीखने की आवाज आ रही थी। यह विशाल की भाभी की आवाज थी। वह गर्भवती थी। आज दोपहर से ही उन्हें दर्द उठ रहा था। हवेली के भीतर के कमरे में डॉक्टर उनकी जांच कर रही थी। डॉक्टर ने कमरे से बाहर निकलते ही कहा था, उन्हें अस्पताल ले जाना होगा। वैसे तो सब ठीक है, पर घर में प्रसव होने पर थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। पर विशाल के बड़े भाई साहब ने भाभी को अस्पताल ले जाने से मना कर दिया था। विशाल डॉक्टर को शहर छोड़ने चले गए थे, जो गांव ढांढेटा से 20-22 किलोमीटर दूर था। विशाल जब तक हवेली वापस लौटे थे, सूरज डूब चुका था। वह हवेली के बरामदे की बत्तियां नहीं जल रही थी। भीतर से भाभी के रोने की आवाजें आ रही थी। हवेली के आंगन में कुछ औरतें, भाई साहब के 2 खास कारिंदे और दाई, जिसे डॉक्टर के जाने के बाद जचकी के लिए बुलाया गया था, बैठे थे। भाई साहब भाभी के पास कमरे में थे। आंगन के बीच एक बड़ा राजस्थानी घड़ा रखा था, जिस पर फूल पत्तियां बनी थी। हवेली में एक भयावह सन्नाटा तैर रहा था। दाई ने उठते हुए कहा, मरी हुई छोरी जनी है वेंदड़ी ने, और आगे बढ़ते हुए काला कपड़ा घड़े पर ढक दिया। भाभी के रोने की आवाज तेज हो गई। भाभी अपनी करुण व्यथा को छुपा नहीं पा रही थी। वह रो रो कर सबसे ऐसे लग रहा था जैसे एक उम्मीद मांग रही हूं कि बख्श दो उन्हें, उनकी बच्ची को। भाई साहब कमरे से बाहर आ गए। उन्हें आंगन में बैठे अपने खास कारिंदों को इशारा किया। दोनों उठकर घड़े की तरफ बढ़े। तभी घड़ा कांप उठा। मिट्टी का बेजान घड़ा, बेल बूटों और फूल पत्तियों वाला घड़ा। विशाल सोच रहे थे, क्या किसी ने भी उस घड़े को कांपते हुए देखा है? घड़ा ही हिला था या धरती कांप रही थी? घड़े की ओर बढ़ते हुए दोनों आदमी ठिठक गए। घड़ा फिर हिला और लुढ़क गया। घड़े में भरा सफेद दरदरा नमक फर्श पर फैल गया और उसमें से 2 नन्ही नमक में सनी हुई मुट्ठियां घड़े से बाहर निकल आईं, मानो ऐसे जैसे कह रही हैं कि मुझे बचा लो मुझे भी दुनिया देखनी है, मुझे भी हक है इस दुनिया में जीने का। भाभी जो कमरे की चौखट से टिकी रो रही थी, उनकी आंखें ऊपर चढ़ गईं। अब उनकी चीखें दहाड़ों में बदलने लगी। विशाल को लगा जैसे हवेली की दीवारें उनकी दहाड़ों से थर-थर कांप रही हैं। वह घड़े से बाहर झांकती नन्ही मुट्ठियों को घड़े से बाहर खींचकर सीने से लगा लेना चाहती थी और कहना चाहती थी कि मत जा मेरी बच्ची, मुझे छोड़कर मत जा। वह उन्हें पकड़ने के लिए बढ़ी, पर कमरे की चौखट को छोड़ते ही आंगन के फर्श पर मुंह के बल गिर पड़ी। उनकी चीख कई विचित्र सी ध्वनियों में टूट गई। वह यदि कुछ साफ साफ बोलती तो वो यही कह पाती, मार डाला इन लोगों ने मेरी बच्ची को। लेकिन उस ध्वनि को समेट कर जोड़ा ही नहीं जा सकता था। इतनी करुण व्यथा एक मां की ये दशा देखना ही बहुत विचित्र था। कैसे देख सकते थे लोग उन्हें? एक मां जिसने अभी तुरंत ही अपनी एक नवजात शिशु को जन्म दिया हो और वह उसकी आंखों के सामने उसे जिंदा ही मार दिया जाए। इससे बड़ा दुर्भाग्य एक मां के लिए और क्या हो सकता है? क्योंकि अब वह असंख्य टुकड़ों में बंटकर आंगन में तैरती हुई हवेली के बाहर पसरे अंधेरे में विलीन हो गई थी। उसके कुछ बारीक रेशे अब भी हवेली की दीवारों से टकराकर उनसे झंझना रहे थे।
फर्श पर फैला नमक आंगन में खड़े लोगों की आंखों में चुभ रहा था। सब अंधे गूंगे बहरे बने खड़े थे। अगर कुछ बोल रहा था तो वे थी दो नन्ही नन्ही नमक में सनी घड़े के मुंह से बाहर झांकती हुई मुट्ठियां। विशाल कांपते पैरों से घड़े की ओर बढ़े, पर भाई साहब ने उन्हें रोक दिया। भाई साहब के दोनों खास कारिंदों ने मुट्ठियों को पकड़कर वापस घड़े में ठेल दिया और मुंह पर काला कपड़ा बांध दिया। औरतें भाभी को उठाकर कमरे में ले गईं। भाभी होश में थीं या नहीं, कहा नहीं जा सकता। उनके दांत भींचे हुए, आंखें चढ़ी हुई थीं और हाथ पांव एकदम ठंडे पड़ चुके थे। विशाल की आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया था। अपनी पूरी शक्ति समेटकर वह अपने पैरों पर खड़े होना चाहते थे। पैर उनका साथ नहीं दे रहे थे। उनका दिमाग उनका साथ नहीं दे रहा था। उनके सामने जो कुछ भी घट रहा था वह किसी दुस्वप्न से धीरे धीरे उनकी आंखों के आगे तिर रहा था। उनके कानों में अभी भी भाभी की चीखें गूंज रही थीं। उन्होंने खुद को संभालते हुए सिर झटका और हवेली के दरवाजे की ओर लपके, जहां से भाई साहब और उनकी दो आदमी उस घड़े को उठाकर ले गए थे। वह जब तक हवेली के बाहर पहुंचे, भाई साहब की जीप काला धुआं पीछे छोड़ती हुई गिरते पड़ते काले धुएं के पीछे पीछे भागता रहा, वो पागलों की तरह। पर धुआं उन्हें पीछे छोड़कर फर्राटे से गांव के बाहर बने एक मनहूस कुएं पर जा पहुंचा था, जिसके चारों ओर गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। कुएं की मुंडेर पर एक दिया रोशनी देने की नाकाम कोशिश कर रहा था। भाई साहब की जीप जिस फर्राटे से कुएं तक पहुंची थी, उसी फर्राटे से वापस हवेली की ओर लौट गई। विशाल कुएं की मुंडेर पर हाथ रखे हाँफ रहे थे। दिए की रोशनी में झिलमिलाते कुएं के पानी के बुलबुले उठ रहे थे। घड़ा डूब चुका था और डूब चुका था हर उस माँ की उम्मीद जो वो चाहती थी कि शायद मेरी बेटी कभी मेरे आंखों के सामने बड़ी हो, मैं उससे अपना दुख सुख बांटूं, मैं उसके साथ बैठूं, उसे अपनी सहेली बनाऊं। डूब चुकी थी हर माँ की वह उम्मीद। यही भयावह कहानी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।